चलिए अब देखते हैं CV2 एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। तो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं कि क्या है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। ये थ्योरी बेसिकली हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को समझाने के लिए यहाँ 3 थ्योरीज हैं। द फर्स्ट इज ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, द सेकेंड इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड द थर्ड इज मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। चलिए शुरू करते हैं ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। इस थ्योरी के मेन स्टेप्स कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले फ्री गैसेस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस के नियर आते हैं। आफ्टर दिस गैसेस मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद एडजॉर्ब्ड गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद प्रोडक्ट कैटलिस्ट के सरफेस से फ्री हो जाता है और न्यू गैसेस मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पर रिएक्शन करने के लिए आ सकते हैं। इस थ्योरी में एक बात इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एडजॉर्प्शन से निकलने वाली हीट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में यूटिलाइज होती है। चलिए अब समझते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सबसे पहले रिएक्टेंट कैटलिस्ट से कंबाइन होता है और एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। आफ्टर सम टाइम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेपरेट हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। ये थ्योरी बेसिकली ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी एंड इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। चलिए समझते हैं इस थ्योरी के स्टेप्स को। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कैटलिस्ट के सरफेस एटम्स पर फ्री वैलेंसीज होती हैं। अगर कैटलिस्ट के नियर दो गैसियस रिएक्टेंट्स A एंड B को एज्यूम करें तो A एंड B विल डिफ्यूज टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। इस तरह से रिएक्टेंट्स A एंड B का कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस से वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। कैटलिस्ट के सरफेस पर एडजॉर्ब्ड होने की वजह से रिएक्टेंट्स A एंड B नियर आ जाते हैं और A एंड B के बीच में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट सब एक दूसरे से वीक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। विद टाइम रिएक्टेंट्स A एंड B का वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही प्रोडक्ट AB बन जाता है ये प्रोडक्ट कैटलिस्ट के सरफेस से सेपरेट हो जाता है और कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसीज दूसरे रिएक्टेंट्स के लिए फिर से फ्री हो जाती हैं। द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस के कंप्लीट प्रोसेस को आप यहाँ एक साथ देख सकते हैं। यहाँ आप मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस के सभी स्टेप्स को देख सकते हैं। चलिए अब मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस देखते हैं। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। ये थ्योरी काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है कि रिएक्शन के एंड में कैटलिस्ट का मास और उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज क्यों नहीं होता है। इसके साथ साथ ये थ्योरी इस फैक्ट को भी एक्सप्लेन करती है कि कैटलिस्ट की स्मॉल क्वांटिटी किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए सफिशिएंट कैसे होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में। इस थ्योरी में कहीं पर भी ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कैटालिटिक प्रमोटर्स किस प्रकार से वर्क करते हैं। ये थ्योरी कैटालिटिक पॉइजन्स के एक्शन को भी नहीं समझाती है। तो स्टूडेंट्स अब तक ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस आपने ये समझ लिया है कि वेरियस सॉलिड सब्सटेंसेस अपना सरफेस रिएक्टेंट्स को प्रोवाइड कराकर एज अ कैटलिस्ट वर्क कर सकते हैं। चलिए अब सॉलिड कैटलिस्ट की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। सॉलिड कैटलिस्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। चलिए पहले समझते हैं एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। अगर एक कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होता है तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी केमिजॉर्प्शन के साथ साथ इंक्रीज होती है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस से कम इतना स्ट्रांगली एडजॉर्ब होने चाहिए जिससे रिलीज होने वाली हीट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सके। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस से इतना स्ट्रांगली भी बाउंड नहीं होने चाहिए कि आफ्टर रिएक्शन मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस से सेपरेट ही ना हो। अगर हम हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में पर्टिकुलरली हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन के लिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 से लेकर के ग्रुप 11 तक मेटल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती है और
ग्रुप 7 से 9 तक मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजनेशन के लिए ग्रुप 7 से लेकर के 9 तक के जो मेटल्स हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। सेकेंड फीचर है सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मीनिंग है कि एक कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में सेलेक्टिवली किसी एक प्रोडक्ट को बना सकता है और डिफरेंट कैटलिस्ट सेम रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। आइए इस फीचर को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके CH4 गैस एंड H2O गैस बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड इस रिएक्शन में सेम रिएक्टेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस कॉपर जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट मिथेनॉल बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कैटलिस्ट सेम रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ध्यान से देखें तो यहाँ रिएक्टेंट्स सेम है बट कैटलिस्ट डिफरेंट हैं एंड प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट हैं। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दो केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं और पूछा गया है कि आप इन दोनों केमिकल रिएक्शन की हेल्प से सॉलिड कैटालिसिस का कौन सा फीचर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये दोनों रिएक्शंस गिवन हैं। फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस से मीथेन गैस एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पर निकल एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है। सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स तो सेम है बट कैटलिस्ट कॉपर है एंड प्रोडक्ट डिफरेंट है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों रिएक्शंस के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट सेम है, कैटलिस्ट डिफरेंट है और प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट हैं। यहाँ सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ये रिएक्शंस सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन कर रही हैं।